हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा इस क्लास का टॉपिक है द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल के संगठन व संरचना। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का भंवर है, जो गैसों का भंडार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और उसका संगठन व संरचना कैसे हुआ है, इसी टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के प्रैक्टिस को आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा मंडल है ना, ये हमारी प्यारी धरती। और इसके ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो ये विभिन्न मंडलों में बांट दिया गया है, जिसको कि क्या कहा गया? एटमॉस्फेयर कहा गया। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये हमारी प्यारी धरती, और धरती के चारों ओर विभिन्न गैसों का जो भंडार है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वायुमंडल। और ये विभिन्न मंडलों में बना हुआ जो वायुमंडल है, उस मंडल को हम लोग देखते हैं कि जब सबसे पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, तो पहले मंडल को नाम दिया गया ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कि कहा गया समताप मंडल। समताप मंडल से भी ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इसको नाम दिया गया मेसोस्फेयर, यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल से ऊपर की ओर थर्मोस्फेयर, जिसको कि आयन मंडल या कभी कभी आयनोस्फेयर भी कहा जाता है ना। और सबसे बाहर के मंडल को एक्सोस्फेयर, यानी कि बहिर्मंडल कहा गया। ठीक है, इसी से यानी कि द अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस को इस क्लास में हम लोग करते हैं अपने मंत्र स्मॉल स्टेप्स एवरी डे के साथ। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ इस क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है, वह वायुमंडलीय वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वह कौन सा मंडल है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो वह वायुमंडल जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, धरती से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जो पहला मंडल मिलता है ना, क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, वही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो मंडल कौन सा है? ये। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मानव से संबंधित या मानव के लिए उपयोगी या मानव के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली सारी गतिविधियां जो जलवायु करती है ना, वो इसी मंडल पे करती हैं। तो क्या क्या करती हैं? जैसे बारिश का होना, ताप का होना, बिजली का चमकना, हवा का चलना, सारा कुछ कहाँ होता है जिससे कि मानव जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? वो किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल पर। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रकाश की क्या गति है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 5,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 100 किलोमीटर प्रति सेकंड? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? कौन सी हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ठीक है, और ये ओजोन किस परत पर पाई जाती है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसको भी यहां नोट कर लीजिए, समताप मंडल पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस की कमी पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? ओजोन जो है, इस गैस की कमी से पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, और यह मंडल समताप मंडल पर पाए जाने वाला गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? प्रश्न को समझना है
कि ये हमारी पृथ्वी है और जैसे-जैसे पृथ्वी के धरातल से हम लोग ऊपर की ओर या बाहर की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने किलोमीटर पे जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। किसकी मात्रा? O2 की, ऑक्सीजन की। 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर, 120 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर या 150 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत कितनी है? देखिए, विभिन्न गैसों से बना हुआ हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है और ये विभिन्न गैस हैं ये। इसमें सबका मात्रा और नाम लिखा हुआ है। देखिए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78.08%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है 20.95%। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पर 0.036%, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबसे कम। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सबसे कम धरातल के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें सबसे कम कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा किसका है? यह भी एक प्रश्न बन सकता है। किसका? तो नाइट्रोजन का। कितना? तो 78.08। यहाँ प्रश्न पूछा गया है किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में, जो दूसरे नंबर पर है और उसका प्रतिशत मात्रा कितना है? 20.95%। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 7वां नंबर। कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी हैं तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी हैं? ठीक है, सौर गैस के लिए पारदर्शी और पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? सोचिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है? सिमिलर बात, ये पृथ्वी है और इसमें पूछ रहा है कि किस ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड सीमित है। ठीक है, 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। 90 किलोमीटर तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? माने धरती के बढ़ते ताप के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही भूमंडलीय ताप को बढ़ा रहा है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या ओजोन मंडल में? क्लास के शुरू में ही हम लोग पढ़े कि धरती से सबसे लगा हुआ सबसे पहला मंडल कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर है और सारा मौसमी घटनाएं यहीं घटित होती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत भी यही है, क्षोभ मंडल ही है। ठीक है, जो बात पिछले प्रश्न के साथ लागू होगा वही प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया गया है। 12वां प्रश्न है, वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है? छोटे समय के लिए मौसम, जलवायु, वातावरण या इनमें से सभी?
तो कौन वायुमंडल की अल्पकालीन दशा को दर्शाता है? तो मौसम। और जलवायु लॉन्ग टर्म होता है ना, जैसे बहुत तरह के जलवायु के बारे में हम लोग बहुत डिटेल पढ़े हैं। विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, मतलब पृथ्वी के कोई ऐसे भाग जहां पर एक ही तरीके के मौसमी घटना एक लंबे समय तक, महीनों तक रह रहा है, उसको कहते हैं जलवायु। ठीक है। और कुछ समय के लिए कोई घटना घटित होता है और उसको कहते हैं मौसम। और मौसम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? भारत का मानसून। नोट कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट मौसम का उदाहरण और अच्छा उदाहरण कौन है? भारत का मानसून। या पूरे देश विदेश विश्व पर भी मानसून ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? मौसम का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या हीलियम? तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस ये है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नामों को एकदम याद रखना है। ठीक है। क्या पता चला इस प्रश्न में कि कितने गैस हैं? तो 8 हैं, है ना। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 8 है। और कौन कौन से गैस हैं? ये गैस हैं। इनमें देखिए तो नाइट्रोजन कहीं नहीं है, ऑक्सीजन आठों में नहीं है, हीलियम नहीं है, मीथेन है। कहाँ है मीथेन? यहाँ, दूसरे नंबर पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मीथेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग जान लें ग्रीन हाउस गैस के बारे में। देखिए, ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती हैं जो सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने देती हैं। ठीक है। लेकिन पृथ्वी के वापस जाने वाली गर्मी को रोकती हैं। ठीक है। ये पृथ्वी और ये सूरज, यहां से आने वाला किरण को डायरेक्ट आने दे रहा है कोई एक मंडल। ठीक है, कोई एक भाग। लेकिन क्या हो रहा है कि जब यहां से गर्मी जब वापस जा रहा है तो उसको ये ऑब्जर्व कर ले रहा है। और यही ऑब्जर्व करने वाला जगह क्या क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जो कि हम लोग पिछले 8 गैस के बारे में पढ़े। ठीक है। अब क्या है, तापमान को, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। क्या होगा जब पृथ्वी पे तापमान आया? आने समय तो आ गया, लेकिन जाने समय रास्ता में रुक गया। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। यही ग्रीन हाउस गैस हैं। और जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसको हम लोग पहले देख लिए हैं। क्या देखे हैं? ये 8, है ना। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। यह जीवाश्म ईंधन, ठोस अपशिष्ट, पेड़ों और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं से वातावरण में आती हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि ग्रीन हाउस क्या है, कौन कौन से ग्रीन हाउस हैं और सबसे प्रभावशाली कौन सा गैस है। अब आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन। हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो इसमें बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि पेड़ जो है ना, पेड़ पौधा, वो क्या करता है? ऑक्सीजन हम लोगों को देता है
और खुद कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल से होता है? क्षोभ मंडल से, ओजोन मंडल से, बहिर्मंडल से, आयन मंडल से? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। किस मंडल से रेडियो तरंगे जाकर वापस धरती पर वापस आती हैं? तो आयन मंडल से। ठीक है। और अगला प्रश्न है 16 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हम लोग पहले ही इसको देख लिए कि 78% है। इस आंकड़ा को हम लोग पहले ही नोट कर लिए हैं। तो देखिए कितना है, 78%। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन ही है। क्लियर। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान का क्या होता है? तापमान घटता है, तापमान घटता है फिर बढ़ता है या स्थिर रहता है? तो ये हमें याद है कि क्षोभ मंडल जो पहला मंडल है उसमें पहले तापमान घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है। इनमें से कौन सी गैस ये सॉरी इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वही 8 गैस को याद करना है और देखना है कि इनमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है ये तो प्योर गैस है, साफ सबसे स्वच्छ गैस जो हम लोगों के लिए उपयोगी है, तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में या आयन मंडल में? तो ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण आयन मंडल में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन से वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? आयतन मंडल, मध्य मंडल, चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र, समताप मंडल? तो वायुमंडल का हिस्सा कौन नहीं है? यहां पर इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा ना, ये लगता है कि कुछ गलत हो गया है। ये आयन मंडल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये आयतन मंडल नहीं होना चाहिए, आयन मंडल है, तो नहीं होना चाहिए, है ना? अब सही है, क्या होना चाहिए? आयन। ये तो है, मध्य मंडल भी है, समताप मंडल भी है। तो हम लोग जो मंडल पढ़ रहे थे उसमें देखे चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र नाम का कोई भी वायुमंडल में मंडल नहीं है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र कोई वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस के लिए निम्न में से किस गैस को जिम्मेदार बनाया जाता है या माना जाता है या ठहराया जाता है? ओजोन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को? तो धरती पर सबसे ज्यादा ताप को बढ़ाने वाला यानी कि ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने वाला कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी? तो सारा मौसमी परिवर्तन तो धरती के ठीक ऊपर वाले मंडल क्षोभ मंडल पर ही होता है। इसको तो हम लोग बहुत बार पढ़े, है ना? तो कहने को यहाँ हम लोग 22 प्रश्न को सॉल्व किए, लेकिन गहराई से देखिएगा इस पूरे क्लास को, तो इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न को भी किए, नहीं तो 50 क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको रिपीट करके, रिवाइंड करके 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, इससे बाहर आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर। ठीक है। वायुमंडल संगठन और संरचना के बारे में हम लोग जाने, और भी इससे कुछ बनने वाले प्रश्न को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे या आगे के एमसीक्यू प्रैक्टिस में देखेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए मुझे अजिताभ राज को दीजिए इजाजत। मिलते हैं जल्दी ही अगले क्लास में फिर से आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।